नमस्कार बच्चों। हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक निबंध है ठेले पर हिमालय। इस निबंध का अध्ययन हम कर रहे थे। तो इसमें हमने लेखक धर्मवीर भारती का जीवन परिचय पढ़ लिया और इस निबंध की थोड़ी शुरुआत कर ली थी। तो इसमें हमने अब तक पढ़ा कि लेखक अपने एक मित्र के साथ कौसानी की यात्रा करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर कोशी में लेखक के मित्र शुक्ल जी आते हैं और शुक्ल जी के साथ उनके एक मित्र हैं सेन, जो चित्रकार हैं, जिन्हें अकादमी से कोई नगद पुरस्कार मिला था। तो उस पैसे से और घूमने के लिए लेखक के साथ जाते हैं। वे चारों मित्र कोशी में मिल जाते हैं। अब कोशी से आगे की यात्रा का वर्णन लेखक ने अपने इस निबंध में इस प्रकार किया है। देखते हैं। कोशी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। अब तक हमने क्या देखा रास्ते दृश्य में कि सब सूखा, कटीले, झाड़ जंखाड़, सब कुछ मतलब सूखा पहाड़ है, हरियाली का कहीं पर नाम नहीं, इस प्रकार के यात्रा में रास्ता देखा था। लेकिन अब सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी नदी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, इस प्रकार के दृश्य दिखाई देने शुरू हो गए। कहाँ से? कोसी से चले तो। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ पेड़ होते हैं के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। तो अजगर किसे कहा गया है? सड़क को। तो अजगर टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, वैसे सड़क टेढ़ी मेढ़ी धीरे धीरे उस पर बस चल रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस बोलते हैं आलस्य से ग्रसित, जिसमें बोलते हैं ना अर्ध निद्रित अवस्था बोलते हैं, उसको बोलते हैं तंद्रालस। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब निराशा छाती जा रही थी। अब निराशा क्यों छा रही थी? धीरे धीरे लेखक और उसके मित्र जो अपनी मंजिल थी कौसानी, उसकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन ज्यों ज्यों कौसानी उनके नज़दीक आ रहा था, देखो कोसी से 18 मील चले आए और कौसानी सिर्फ 6 मील बचा था। 18 मील चले आए और कौसानी 6 मील बचा था। और अपनी मंजिल निकट आते देख उनके मन में निराशा आ रही थी। अब निराशा क्यों आ रही थी? क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। निराशा इसलिए आ रही थी क्योंकि लेखक और उसके मित्रों ने कौसानी के बारे में सुना तो ये सुना कि ये स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर है। कौसानी स्विट्जरलैंड विदेशी देश है ना, उससे भी अधिक सुंदर है। लेकिन जब लेखक और उसके मित्र कौसानी पहुंच रहे थे तो वहां पर उन्हें बर्फ का कहीं कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। जितनी सुंदरता के बारे में उन्होंने पढ़ा था वैसी सुंदरता भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए उनके मन में अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए और कौसानी सिर्फ 6 मील पर है। पर कहाँ है वह अतुलित सौंदर्य? लेकिन जिस सौंदर्य के बारे में उन्होंने सुना वह सौंदर्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था, आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। लेखक के मित्र ने कहा कि उन्हें कश्मीर से अधिक सुंदरता कौसानी से है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वे लेखक के मित्र कश्मीर से भी अधिक सुंदर कौसानी को समझते थे। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था कौसानी में।
और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है जितना कि उन्होंने सुना था। इसलिए लेखक के मन में अजीब सी निराशा छाती जा रही थी कि सुंदर तो हैं, मान ली बात ये तो, लेकिन इतने सुंदर नहीं हैं जितना सुना था। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। पहले तो अधैर्य मतलब धैर्य तो होता है धीरता, और अधैर्य मतलब व्याकुलता, बेचैनी, फिर मन में थोड़ा थोड़ा असंतोष पैदा हुआ और अंत में क्षोभ। क्षोभ मतलब जो मन में दुख की भावना होती है, वह दुख की भावना उठने लगी कि हमने ये क्या कर लिया, क्यों चले आए यहाँ पर, इतना तो कोई सुंदर है ही नहीं। सुंदर तो है लेकिन जितना सुना उतना सुंदर नहीं है। तो मन में थोड़ा दुख की भावना उनके उठने लगी, और वह मन में जो भावनाएं उठती हैं वह भावनाएं उनके चेहरे पर भी झलकने लगी। तो शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा अचानक बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। अब देखो ये लेखक की अजीब सी रचना शैली है, ढाल पर चढ़ने लगी। ढाल होती है तो वैसे ढाल में बस उतरती है, चढ़ाई में चढ़ती है, ढाल में उतरती है, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि ढाल पर चढ़ने लगी, तो बस ढाल पर जाने लगी मोड़ के बाद में। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो एक ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर, उसकी चोटी पर, पर्वतमाला की चोटी पर क्या है, कौसानी बसा हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौसानी कहाँ स्थित है, एक नंबर का छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है सोमेश्वर की घाटी के उत्तर दिशा में एक ऊंची पर्वतमाला है, उसके शिखर पर या उसकी चोटी पर कौसानी बसा हुआ है या स्थित है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है, क्योंकि पर्वत की चोटी पर है तो दूसरी ओर जाएंगे तो नीचे ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। ठगे गए क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुना था कि बहुत ही हरियाली है, बर्फ़ है, बर्फ़ है, स्विट्ज़रलैंड से भी अधिक बर्फ़ है, लेकिन वहाँ पर गए तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए लेखक ने कहा कि हम लोग ठग लिए गए। कितना खिन्न था मैं। खिन्न भी होते हैं, निराशा से उत्पन्न जो भाव होता है उसे हम बोलते हैं खिन्न। अन्न खाते हुए बस से उतरा, यानी दुखी मन से, और जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। क्यों? कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। देखो पहाड़ के एक तरफ से चढ़ के गया, एकदम से चोटी पर था कौसानी। अब चोटी पर पहुंच करके उतरे और सामने की दिशा में दूसरी ओर देखा तो जो सामने घाटी थी ना, उसमें अपार सौंदर्य बिखरा हुआ था। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में ये जो कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही वास करते होंगे। किन्नर और वृक्ष किसे कहा गया? किन्नर हैं स्वर्ग के गायक और यक्ष हैं कुबेर के सेवक। जैसा कि हम आमतौर पर समझते हैं किन्नर, वो किन्नर नहीं है। यहाँ पर ये शब्द किन्नर के हैं, शब्द स्वर्ग के गायकों के लिए काम में लिए गए हैं। तो ऐसी सुंदर घाटी थी जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर तो स्वर्ग के गायक और जो कुबेर के सेवक हैं वे ही निवास करते होंगे। 50 मील चौड़ी ये घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत कैसे, जैसे हरे मखमल के कोई कालीन बिछे हुए हैं। सुंदर गेरू की शिलाएं, पहाड़ कैसे, गेरू रंग के बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतारें, और इधर से उधर आकर आपस में उलझा जाने वाली बेले की लड़ियों सी नदियाँ, यानी नदियाँ, खूब बीच बीच में रोड, खूब लाल लाल पत्थर बने हुए के, जो लाल लाल पत्थर के रास्ते बने हुए थे, उस पर आपस में चारों ओर से इतनी नदियाँ आकर के मिल रही हैं।
मन में बेसाख्ता यही आया अचानक ही कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं। जो बेल थी ना, उन बेलों की जो लड़ियां थी, जो डालियां बोलते हैं, पतली लड़ियां, उनको उठा करके कलाई से लपेट लूं, आँखों से लगा लूं। अकस्मात अचानक हम एक दूसरे ही लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। ये किसके लिए कहा गया है? कौसानी की सुंदरता के लिए, कि इतना सुंदर दृश्य, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा कि जहाँ पर तो पाँव पोंछ करके या जूते उतार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत, मतलब निगाहों ने घाटी को पार किया, मतलब उतरते सामने एक घाटी थी, लेकिन घाटी के अगले सिरे पर, अगले किनारे की ओर देखा तो नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुले जाते थे। क्षितिज किसे बोलते हैं? जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो जहाँ पर कोने में दूर तक आगे तक वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया और उसके बाद बादल थे, फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में ये कौन सी चीज है जो अटल है? ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। ये है क्या? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है, यानी वह बर्फ ही थी। तो दूर घाटी के उस पार देखा तो बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे, और बादलों के बीच में से थोड़े बादल हटे तो उन बादलों के बीच में से न तो सफ़ेद, न रुपहला और न नीला, या हल्का नीले रंग का कुछ दिखाई दिया। तो लेकिन सोचा ये क्या है? बाद में समझ में आया कि यही बर्फ है। अकस्मात अचानक बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। ये हिमालय के पर्वती, इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह सामने है, उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। एक पर्वत की चोटी में से जो बर्फ से ढकी हुई थी, वह बादलों के बीच में से थोड़ी सी दिखाई दी। मैं हर्षातिरेक, यानी हर्ष के अतिरिक्तता से, यानी हर्ष अधिक खुशी से, हर्ष की अधिकता से लेखक चीख उठे। क्यों चीख उठे? क्योंकि सामने बर्फ दिखाई दी। बर्फ, वह देखो, शुक्ल जी ने, सेन, सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया, क्योंकि कोई बादल दोबारा उसके पर्वत चोटी के सामने आ गया। लगा उस बाल शिखर जाने किसी ने अंदर खींच लिया हो, यानी उस छोटे शिखर को, बाल शिखर को, छोटे शिखर को किसी ने दोबारा अंदर खींच लिया हो। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर ना पड़े। तो जिस दृश्य को देखने के लिए लेखक अपने मित्रों के साथ कौसानी की यात्रा पर गए थे, वही दृश्य लेखक को दिखाई देने शुरू हो गए थे। यद्यपि बादल छाए हुए थे, तो जो संपूर्ण प्रभाव बर्फ सी ढकी हुई चोटियों का देखने चाह रहे थे, वह नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसका एक झांकी लेखक को दिखाई दी कि बादलों की ओर से एक बर्फ से ढकी हुई चोटी लेखक को दिखाई दे रही थी। तो आज ये इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अध्ययन हमें कल करेंगे।